क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 12 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का जो हमारा फ्री वाला चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 पे आप लोग कॉल करके हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीपीएससी के लिए, उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। ठीक, आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीपीएससी यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। और इनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग को हमारा जो वीडियो है, जो हमारा कंटेंट है वो अच्छा लगता है, जो गाइडेंस है, जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए लोगों से, खुद भी करिए और लोगों से भी करवाइए। ठीक, देखिए आज का जो पहला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस एजुकेशन इश्यूज संबंधित परीक्षा पर्व 4.0। ठीक है ना। तो देखो मोदी जी ने एक पहल चालू करी थी कि भाई साहब जो बच्चे हैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर देखिए एक पहल चालू करी थी कि परीक्षा एक उत्सव है, उत्सव की तरह बनाइए, परीक्षा को ऐसे लीजिए मानो एक त्यौहार हो। ठीक है। तो अब क्या है कि एनसीपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो इस पर्व को हर साल मनाता है। तो अब ये चौथा संस्करण है। ठीक है। ट्रीटिंग एग्जामिनेशन इन ए फेस्टिव मैनर, ये यहाँ पर जो है इन्होंने चालू किया। तक अच्छी एक पहल है। इस साल की जो फोकस है वो है संवेदना नाम से। ये नंबर 1800 121 28 30 ये टोल फ्री नंबर था टेली काउंसलिंग के लिए, पहले कोविड के लिए था, लेकिन अब ये है कि बच्चे जो है इसी जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये इसका अब उपयोग किया जाएगा। बच्चे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, जो एनजाइटी है, उससे रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्वेश्चन है उनके, तो यहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा, क्या फोकस है वो भी याद रखिएगा। ठीक, 2000 जो है सेलिब्रेट कर रहा है एनसीपीसीआर 2019 से परीक्षा पर्व। ठीक है, एंजाइटी बिफोर द एग्जामिनेशन, इन सबको जो है अब ये अभी जो 4.0 है ये 11 अप्रैल से लेकर 31 मई तक रहेगा। यही चीज़ देखिए बाकी जगह भी करनी चाहिए। चाहे आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो, यूपीपीसीएस के पेपर दे रहे हो, अपना एटीट्यूड जो है वो विनिंग एटीट्यूड रखिए। ठीक है ना। वो बिल्कुल भी नकारात्मक की जो है आपकी वो नहीं होनी चाहिए सोच कि पढ़ भी रहा हूँ तब भी नहीं होगा। ऐसा तो ना होता, पढ़ रहे हो तो होगा। ठीक है ना। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे तो फिर जो चीज़ें सही भी हो सकती हैं वो भी गलत होने लगती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित माधवपुर घेड़ फेयर। ठीक, अब देखो क्या है, ये जो फेयर है, जो मेला है, वो होता है गुजरात में। ठीक, गुजरात में मेला होता है किस लिए कि जब कृष्ण जी रुक्मिणी से जब उनका जो मिलन हुआ है, पवित्र मिलन, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं ये। ठीक, गुजरात की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो सांस्कृतिक जो मंत्रालय उसके साथ में मिलकर ये सेलिब्रेट कर रही है 2018 से। ठीक, कहाँ पर होता है? माधवपुर घेड़ में होता है, इसलिए माधवपुर घेड़ फेयर बुलाया जाता है। पोरबंदर में है ये। 10 अप्रैल को जो है ये मनाया गया है अभी, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति जी ने किया था। ठीक, वैसे तो कृष्ण जी जो है आपका पता है मथुरा, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे आज के, लेकिन उनका जो वर्क प्लेस था वो गुजरात था। उन्होंने रुक्मिणी जी से जो है, राधा का वैसे बोला जाता है बट रुक्मिणी जी से शादी हुई थी उनकी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की थी, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न जो उत्तर पूर्वी भारत है आज का, वहाँ की थी वो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिर बाकी है कि यूनिटी और डाइवर्सिटी को भी दिखलाता है भारत की, भारत के जो हेरिटेज है, कल्चर है, आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, वो सब भी इसमें जो है शोकेस किए जाते हैं। माधवपुर घेड़ फेयर याद रखना किस लिए होता है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो अगला टॉपिक है भाई साहब, बिलियनियर अरबपतियों की बात चल रही है। अब भारत में सबसे अमीर आदमी अंबानी नहीं है, मुकेश अंबानी जी नहीं हैं, अब अडानी जी हैं। ठीक है ना, अडानी जी हैं इस समय, और ये दुनिया के 10वें नंबर पर जो है सबसे अमीर आदमी हो गए। ये अभी ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स जो है उसमें दिखाया गया, और इनको जो है अब ये सेंटी बिलियनियर की कैटेगरी में भी आ गए, मतलब कि जिनके पास खुद की जो है 100 बिलियन डॉलर की जो है वेल्थ हो। ठीक, तो 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जो लोग जाते हैं तो उनको सेंटी बिलियनियर बोला जाता है। ठीक, 1999 में बिल गेट्स
कुछ टाइम के लिए 100 बिलियन डॉलर के पास हो गए थे, लेकिन ये वर्ड जो है सेंटी बिलियनियर, ये जेफ बेजोस जब 2017 में 112 बिलियन डॉलर की जब हो गई, तब से ये वर्ड प्रचलन में आया है, और पहले जो है सेंटी बिलियनियर जेफ बेजोस को ही बोला जाता है। अभी देखो तो भाई साहब, आपको मालूम है कि एलॉन मस्क जो है वो तो 200 बिलियन डॉलर के ऊपर है, ठीक है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद बेजोस हैं अमेजोन वाले, फिर अर्नोल्ट हैं, फिर गेट्स हैं, बिल गेट्स, वॉरेन बफे जो बर्कशायर हर्थ वाले कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट से बने हुए हैं। आपका जो ये अदानी जी हैं, ये इनकी 100 बिलियन डॉलर हो गई है वेल्थ, और इनसे जस्ट ऊपर जो है ओरेकल के लैरी एलिसन है, उनकी 103 बिलियन डॉलर है। जल्दी इनको भी निपटा देंगे ये, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्टिकल्चर संबंधित। देखिए अभी केरला जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है पाम संडे, ठीक, ईस्टर के पूर्व का रविवार। मतलब जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें क्या होता है, ईस्टर का जो है एक वीक होता है, काफ़ी वो लोग जो है हर्षोल्लास से मनाते हैं, उनका फेस्टिवल है ये, ठीक। तो उस जो वीक की शुरुआत है वो होती है पिछले मतलब आपका रविवार से, ठीक। और जो ईस्टर से जस्ट पहला जो रविवार होता है उसको हम लोग पाम संडे बोलते हैं। क्रिश्चियन मूवेबल फीस्ट होते हैं यहाँ पे संडे बिफोर द ईस्टर, ठीक। अच्छा, इसमें क्या वो मतलब किस चीज़ को हम लोग जो है हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन क्या है कि जीसस जो थे वो ट्रायम्फल एंट्री उन्होंने करी थी अपनी जेरूसलम में, ठीक, विजय प्रवेश किया की याद में जो है एंट्री करी थी उन्होंने जेरूसलम में। तो उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए जो है ये मनाया जाता है, ठीक। पाम संडे ये पहला दिन होता है होली वीक की स्टार्टिंग का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर, केरला में मनाया गया है अभी। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस एजुकेशन इश्यूज से संबंधित। देखिए अब क्या है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सरकार भी चाहती है कि सभी जो बच्चे हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन जो होता है वो आपका मेरिट गुड होता है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होने लगे तो गड़बड़ है। फिर क्या होता है कि वो लोग जो है मार्केट में खाली उनको एडमिशन लेना, फिर कुछ पढ़ाना नहीं है, खाली जो है किलो भर के जो है पीडीएफ देनी है, और जो कि आदमी एक बार भी नहीं पढ़ सकता, ठीक। तो वो सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि मिसगाइड होते लगते हैं सारी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन एक मेरिट गुड है, तो सरकार अब क्योंकि कंपटीशन के थ्रू कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं पास करने के लिए, तो कई सारे गरीब बच्चे हैं तो उनको ज़रूरत है कि भाई साहब उनको अच्छी नॉलेज मिले जिसके ज़रिए वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें। तो सरकार ने एक कदम उठाया है अभ्यास नाम से, अभ्यास फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया रेडियो पर हर हफ्ते एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है। इंटरेक्टिव प्रोग्राम मतलब बच्चे हैं अपने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किन से एक्सपर्ट्स है वो लोग जो है जवाब देंगे। इसमें क्या है, स्टूडेंट हो गए, जॉब सीकर्स हो गए, वो सब जो है यहाँ पर आके बात कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर। और हर हफ्ते जो है कुछ एक टॉपिक उठाया जाता है, उस पर बात होती है, जैसे पॉलिटी का टॉपिक उठा लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हर सैटरडे को 9:30 से 10 बजे के बीच में वो ब्रॉडकास्ट होता है। हिंदी में प्रोग्राम चलता है, ये अभी ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में चलता है। और इसमें कोई सब्जेक्ट जो है हर हफ्ते चूज़ किया जाता है। स्टूडेंट जो है अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू गेस्ट स्पीकर और एक्सपर्ट से जो है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से होता है, और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उसके लिए क्राउड सोर्सिंग स्टूडेंट से पहले ही पूरे भारतवर्ष से कर ली जाती है, ठीक। इसमें कई सारे सेगमेंट भी होते हैं, जैसे कि लाइक एक्सप्लेनर, कोई टॉपिक है तो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। फैक्ट फाइल हो गए, किसी चीज़ से संबंधित फैक्ट्स जो है बताए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन कैलेंडर, यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन कैलेंडर क्या है, कब आएगा, उस सबसे भी जागरूकता भी बढ़ाई जाती है। यूपी का कब, यूपीएससी का कब है वो बताया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द वीक, जैसे मैं अपने उसमें जो है डेली क्वेश्चन देता हूँ, तो वैसे क्वेश्चन ऑफ द वीक भी रहता है यहाँ पर अभ्यास वाले में। बढ़िया है, जरूर इसमें देखिए और पार्टिसिपेट करिए। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित क्या है कि भाई साहब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके एक बेसिक चीज़ें, ठीक। आप लोग को डाउट है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं कि जैसे पॉलिसी रेट कौन कौन से होते हैं, रिवर्स रेपो क्या होता है, ठीक, रेपो रेट क्या होता है, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। ये चारों जो है आपका पॉलिसी रेट्स में यानी कि नीति दरों में आता है। RBI जो है इनके जरिए जो अर्थव्यवस्था उसमें क्या कितना मनी की सप्लाई होनी चाहिए, टाइट रखनी है कि इजी रखनी है, वो सारी चीज़ें इसको जरिए जो है वो करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी मेन चीज़ क्या है RBI का,
आरबीआई का उद्देश्य ये रहता है कि भाई साहब महंगाई जो है उसको कंट्रोल में करना है, 2 से लेके 6% ऑफ द जीडीपी जो है उसी के बीच में रखना है, ठीक। और साथ ही साथ जब महंगाई कम हो तो हमें ये फोकस करना है कि हमारी जो ग्रोथ है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको हम लोग बढ़ाते रहें। मतलब ऐसी कोशिश करें कि लोन सस्ते में मिले तो लोग जो है लोन लेकर उसको जो है बढ़िया इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। तो उस जब आरबीआई ऐसा करता है तो उस समय हम लोग आरबीआई बोलता है इसको एकोमोडेटिव जो है ये पॉलिसी स्टांस है, यानी कि ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल है, हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। वही न्यूट्रल भी होता है कि भाई साहब बीच में है, वो ना एकोमोडेटिव है ना जो है टाइट कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। तो न्यूट्रल बोलते हैं। और एक होता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही वैसे प्रचलन में रहते हैं। एक होता है कि बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है तब तो हमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, महंगे लोन करने पड़ेंगे क्योंकि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो अभी आई थी उसमें मेन चीज़ ये है कि एकोमोडेटिव तो हैं वो अभी भी, क्योंकि उन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। 4% पहले भी था, अभी भी 4% ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि एकोमोडेटिव से हम लोग थोड़ा सा इसको रिड्यूस करते जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल में रखना है, ठीक। पूरी चीज़ मैंने जितनी भी आसान उसमें जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। इस बार इन्होंने एक मॉनेटरी पॉलिसी में एक नई चीज़ जोड़ी है जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कुछ ऐसा होता है, आपको अगर बताऊँ, जैसे रेपो रेट होता है, ठीक, रिवर्स रेपो रेट होता है, तो इन दोनों के बीच में जो है कुछ गैप रखा जाता है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं, गलियारा बोला जाता है। तो अब जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो हमेशा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट या फिर 0.25% जो है कम रहेगा। तो अभी जैसे 4% है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो 3.75% रहेगी, ठीक। रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या हो गया है, उसको कर दिया गया है 3.335%, ठीक। इसके बीच में जो है 3.75% आपका एसडीएफ हो गया और इसके ऊपर जो है 4% आपका रेपो रेट हो गया, ठीक। और वहीं अगर आप देखो तो एमएसएफ और आपका बैंक रेट जो है वो दोनों ही 4.25% हो गया है, ठीक। तो ये जो गलियारा होता है इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी गलियारा। ये 50 पॉइंट जो है रहेगा पोजीशन जो है, जो कि पेंडेमिक से पहले थी, वही चीज़ को रिस्टोर कर दिया गया। जो विथ है अब वो 50 बेसिस पॉइंट की रहेगी, ठीक। मतलब दोनों के बीच में रेपो रेट और रिवर्स रेपो के बीच में 50 पॉइंट का गैप होगा। ऐसा जो है जैसा पेंडेमिक के पहले था वैसा करने की कोशिश की जाएगी। इन सब के दरों का बस मेन वही रेट है कि मनी सप्लाई को जो है कठिन बनाना है, ज़्यादा लिक्विडिटी करनी, ज़्यादा तरलता करनी है अर्थव्यवस्था में कि कम, ठीक। ज़्यादा तरलता होती तो लोग जो है ज़्यादा जो है लोन लेकर फिर डिमांड करते हैं तो उससे इंडस्ट्री चलती है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लोन ले रहे हैं लोग, लेकिन लोन कंज्यूमेबल्स में ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कि लिया लोन और आईफोन खरीद लिया, ठीक। तो उससे कोई आगे कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही ना, तो यानी कि निवेश नहीं किया, एक तरीके से कंज्यूम कर लिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो उस तरीके के जो लोन्स होते हैं उनको कम करने, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तब उसको कम करने के लिए जो है पॉलिसी दर थोड़ी बढ़ा दी जाती है ताकि लोन महंगे हो जाएं और लोग जो है लोन लेने से बचें, ठीक, आसान भाषा में। इसमें देखिए वही चीज़ बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिकवर हो रही है पेंडेमिक के पहले वाले लेवल पर, और इसीलिए अभी रेपो रेट 4% रखा गया। एकोमोडेटिव तो है हमारी स्टांस, लेकिन हम विड्रॉल करेंगे एकोमोडेशन को, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को भी टारगेट करना है, एक रेंज में रखना है, ठीक। और इसके अलावा जो रियल जीडीपी की बात है, ग्रोथ है 2022-23 में, इसको थोड़ा सा इन्होंने अब कम किया है, पहले जो बताया था उससे कम कर दिया। अब क्या बोला है, 7.2%। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें, ये डायरेक्टली इफेक्ट पूछ लेता है। 7.2% बोला है, ये एज्यूम करते हुए कि क्रूड ऑयल जो है वो $100 पर बैरल होगा ड्यूरिंग 2022-23 में। अगर इससे बढ़ता तो हो सकता है और जीडीपी जो है कम जो है प्रोजेक्ट करके इनको बतानी पड़े, हो भी जाएगी कम, क्योंकि हम ज़्यादा सप्लाई मतलब महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा हर चीज़ में, तो भाई महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी कम भी हो सकती है हमारी, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्सियोम मिशन। सिंपल सा अगर मैं इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो एक्सियोम मिशन जो है वो स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है क्रू ड्रैगन एंडेवर, ठीक। इस रॉकेट का उपयोग करते हुए एक एक्सियोम मिशन जो है एक्सियोम स्पेस करके एक संस्था है
आपकी ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। तो वो क्या कर रही है कि इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही कमर्शियल स्पेस स्टेशन पे, मतलब कि जो लोग यात्री हैं जो घूमना चाहते हैं स्पेस में, उनको जो है स्पेस स्टेशन में ले आना, वहाँ पे रुकवाना, वहाँ पे स्पेस वॉक कराना, वही सारी चीज़ है। एक तरीके से वजह से समझ लो कि वाटर पार्क लेके जा रहे हैं। ठीक, तो जो गाड़ी है, जो बस है जिसके थ्रू जा रहे हैं, वो स्पेस एक्स एलॉन मस्क वाले की है, नाम है क्रू ड्रैगन। और उस वाटर पार्क में ले आने के लिए जो ये प्रोग्राम सेट कर रहा है, बीच में मान लीजिए कोई एजेंसी हो गई, ठीक, तो उसका नाम है एक्सियोम स्पेस आउट। ठीक, उसका मिशन है, और ये लेके आपका वाटर पार्क यानी कि इंटरनेट, जैसे स्पेस स्टेशन है, ठीक, वैसे एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, कमर्शियल होगा। व्हाट इज मतलब कुछ टिकट विकट लगेगा, जैसे वाटर पार्क में लगता है वैसे यहाँ पे लगेगा। 10 दिन का है। अभी 3 जो है आपके कस्टमर गए हुए हैं, और एक फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट भी गए हुए हैं, थोड़ा बहुत उनको संभालने के लिए, बताने के लिए। ठीक, 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर से। और मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें आपको इसको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। एक्सियोम स्पेस 2016 में फाउंड हुआ था। कमर्शियल स्पेस स्टेशन को जो है गोल इसका ये है कि दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाया जाए। वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपको पता ही है। ठीक, नासा खुद भी कह रहा है कि हम अपना खुद का भी बनाएंगे। ठीक है ना। ये इस तरीके कुछ एक फोटो दी गई है, कमर्शियल स्पेस स्टेशन, पैसे वैसे लेंगे और आपको स्पेस में घुमाएंगे। अगला टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। अब देखो, जो हमारे गृह मंत्री हैं या फिर सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक सीमा दर्शन प्रोजेक्ट आपका नाडाबेट, जो कि इंडो पाक बॉर्डर पे है, बनसकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पे इनॉग्रेट किया। ठीक, फोटो में दिखाता हूँ। देख, क्या है कि आगे पाकिस्तान की बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर लोगों को सीमा का दर्शन कराएंगे। नाडाबेट इंडो पाक बॉर्डर, वहाँ पे जाके किस तरीके से बीएसएफ जो है किस तरीके से कितनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, कितना जो है हम इन्हीं की मतलब बलिदान से हम लोग जो है सुरक्षित रहते हैं, हम लोग सपने देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें से लोगों को जागरूक कराने के लिए अच्छा पहल है, अच्छी पहल है। देखिए, लिखा हुआ पाकिस्तान 150 मीटर पे है, बॉर्डर पिलर जो है आपका 960 मेन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई जाएंगी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसकी दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और मल्टीपर्पज़ टूरिज्म, जो भी टूरिज्म संबंधित जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सब भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ पर हो रहा है? गुजरात में हो रहा है, आपका नाडाबेट। और जिला का नाम क्या है भाई साहब? बनसकंठा जिला है गुजरात का। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित कोस्टल इरोजन यानी कि तटीय क्षरण। ठीक है ना। जैसे ये आप भारत के मुख्य जो भूमि है उसका जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, तो धीरे धीरे जो है पानी रिवर की वजह से या फिर सी की लहरों की वजह से, सी के जो लेवल है वो भी उठने की वजह से क्या होता है कि कोस्टल एरिया थोड़ा थोड़ा जो है काटता रहती है वो। ठीक है ना, पानी जो है उसको काटती रहती है, इरोजन करती रहती है। तो यहाँ पर जो NCCR है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, चेन्नई में है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इंस्टीट्यूशन आप लोग से बार बार बता रहा हूँ कि इसकी लोकेशन जो याद रखिएगा, पूछता है इस तरीके से। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत एक अटैच्ड ऑफिस है। ये भारत की जो शोर लाइन है, ठीक है ना, मेनलैंड की शोर लाइन को अगर आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन, ध्यान रखो, भारत की कोस्टल एरिया या फिर जो शोर लाइन है ओवरऑल तो भाई साहब 7516 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ वो क्या है कि आइलैंड वाइलैंड की भी तो शोर लाइन होगी ना, तो उन सबको जोड़ कर टोटल 7516 के आसपास किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ अगर मेनलैंड की पूछी जाए तो ये एग्जैक्ट फिगर आप लोग को याद हो, क्योंकि हो सकता है भाई साहब ऐसे पूछ ले 6907 6908 इस तरीके से पूछ ले, तो 6907.18 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारी, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, जो इन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने बोला है कि 34% जो हमारी कोस्ट लैंड है, आपकी मेन लैंड पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें 34% में तो भाई साहब क्षरण हो रहा है अच्छे से, और 26% में बढ़ रहा है, और 40% अभी स्टेबल स्टेट में है। ठीक, ये आपका GIS मैपिंग टेक्निक और इन सब के थ्रू नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने बताया है। 6907.18 किलोमीटर है ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा भाई साहब कहाँ पे क्षरण हो रहा है? वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है। परसेंटेज वाइज निकाला गया है उनकी जो कोस्टल एरियाज़ हैं, तो उसमें 60% जो है कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पर क्षरण हो रहा है। इसके बाद केरला है, ठीक, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है,
चौथे नंबर पे आपका जो है गुजरात है। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा है, 56% जो है कोस्टल एरियाज का क्षरण हो रहा है। ठीक, केरला का क्या था भाई साहब, 46.4% और तमिलनाडु का 42.7%, गुजरात का जो है 27.06 था, तमिलनाडु सॉरी पुदुचेरी का जो है 56.2% था। तो मान लो अगर रैंकिंग में पूछ लिया जाए, ठीक, ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी जोड़ के, तो सेकंड नंबर पर पुडुचेरी हो जाएगा। इस तरीके से बीच में क्वेश्चन बनाता है। मैं आपको बताता चलता हूँ कि भैया कैसे कर, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत, इनकॉइस, फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये इसने भी पब्लिश किया था, हम लोगों ने आपको पढ़ाया भी था, एटलस ऑफ कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना, तटीय भेद्यता सूचकांक निकाला था। और इस पे पूरी जो भारत की कोस्ट लाइन है उसको 1:1 लाख स्केल पे जो है इसको बनाया था काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित क्रामाटोर्स्क, ठीक है ना, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। यूक्रेन तैयारी कर रहा है मॉस्को फोर्सेस से लड़ने के लिए, क्रामाटोर्स्क करके एक जगह है। आप लोग, मैंने पहले बताया आपका कि दोनेत्स्क और लुहांस्क, ठीक है ना, इन दोनों को जो है रशिया ने बोल दिया कि ये इंडिपेंडेंट हैं और रिपब्लिक हैं, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, तो यहीं पे एक जगह है क्रामाटोर्स्क, ये आपका दोनेत्स्क में ही है, ओब्लास्ट में, और वहाँ पे जो है यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि अच्छे से जो है मॉस्को वाले यानी कि रशियंस को पीटा जाए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने पढ़ा कि पुतिन जी ने जो जनरल हैं वो नए एक जनरल बनाए जो यूक्रेन में वॉर करेंगे, तो कुछ स्ट्रेटजी में चेंज ला रहे हैं थोड़ा, जितना उन्होंने सोचा तो उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे ख्याल से। तो इसलिए ये है, इस जगह जो क्रामाटोर्स्क है यहाँ पे एक केजनई तोर्स रिवर जाती है। ठीक, और आप लोग से एक क्वेश्चन है, फिर से पूछ रहा हूँ आप लोग को, वैसे तो हमने कराया हुआ है क्वेश्चन, ये बताइए कौन सी रिवर है, ठीक, और ये किस में जाके मिल रही है, इस रिवर, इस सी का क्या नाम है ये भी बताइएगा, ये कौन सा जल डब्रू मध्य है ये बताइएगा, और ये क्या एरिया है, ये क्रीमिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चलिए आज का सेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। पेड ग्रुप्स के मॉड्यूल हैं हमारे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए 2 महीने बचे हैं यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए, 2 महीने से कम जो है यूपीएससी के लिए है। आखिरी समय पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप विधिवत तरीके से पढ़ें, और वहीं पढ़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ भी आपके ऊपर जो है आपको दे दिया जाए, ठीक, जैसे आप बुक स्टोर में जाते हो ना, वैसे आपको जो है ऐसे छोड़ दिया जाए। अब आपका अपना विवेक है कि आप समझो कैसे क्या होना है, या तो आप वैसे कर सकते हो या फिर हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से टेस्ट सीरीज, काउंसलिंग, गाइडेंस, सारे डाउट डिस्कशन, सब कुछ जो है आपके साथ कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज करते हुए आपके साथ में एग्ज़ाम के आखिरी क्षण तक जो रहते हैं, ताकि एक एक समय पे आपको क्या ज़रूरत है, पूरी मेंटोरशिप वाली चीज़ है। तो अगर वैसा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, यूपीपीसीएस का कंप्लीट पेड ग्रुप और ये सब जो है एक और चालू होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, 60 दिन बचे हैं, पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे क्या क्या होंगी, करंट अफेयर सब कुछ होगा। ठीक, आप अपनी जो है आवश्यकता अनुसार आप ये मॉड्यूल को एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, कहीं पे भी और भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पे आपको कोई सहायता नहीं दी आ रही, खाली जो है बेवकूफ़ बनाया गया है, तो आप लोग हमारे साथ फिर भी जुड़ सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ठीक, लेकिन डाउट डिस्कशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सारी कुछ है, ठीक है। तो ये है, और कोई डाउट होता तो 9650347272 पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जो है ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ावा दीजिए। एजुकेशन को जो है कमर्शलाइज मत होने दीजिए, सबके पास जो है एजुकेशन पहुँचे, सबको जो है समान अपॉर्चुनिटी मिले, सबका स्टेटस बढ़िया से बढ़िया हो, इसके लिए जो है कार्य करिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। अकेले आप तेज तो चल सकते हो, लेकिन बहुत दूर जा नहीं सकते। अगर आपको बहुत दूर जाना है, ज़िंदगी के सफ़र में लंबा जाना है, तो आपको कलेक्टिव स्टडी करनी ही चाहिए। ठीक, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।